एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के साए में होंगे। जी बेटे, आपका मैथमेटिक्स टीचर गुलजार अहमद लेक्चर नंबर 67 के साथ हाजिर है। जी बेटा, हमने लेक्चर नंबर 66 में चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट किया था और इसके कुछ हमने डेफिनेशंस को बेटा देखा था, सर्कल के रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा था और आई होप आपने उनको बेटा अच्छे तरीके से लर्न कर लिया होगा। इसको एक लर्न करने का बेटा जो मेथड होता है, वो तरीका होता है, वो ये है कि आप एक दिन में इतनी सारी डेफिनेशन पढ़ तो लेते हैं लेकिन बच्चे परेशान हो रहे होते हैं तो हम इसको याद कैसे करेंगे। तो उसके लिए बेटा याद आपने यूँ करना है, आप ओनली 5 डेफिनेशन पर डे, 5 एक दिन कर लें, 5 अगले दिन कर लें, 5 अगले दिन कर लें, तो इस तरह से 3 दिन में आपसे हो जाएंगे। अगर 5 आपको ज़्यादा लग रही हैं 4 कर लें, तो इस तरह से 3 से 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर ये आपको डेफिनेशन बेटा सारे हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने पढ़ी हैं तो सारी आपको फ़ौरन याद ही हो, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप इसे थोड़े थोड़े करके याद करना शुरू करें, 4 कर लें या 5 पर डे कर लें, ठीक है बेटा। तो आज हम कुछ और डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बेटा थ्योरम शुरू करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि जो हमारी नेक्स्ट कोई थोड़ी डेफिनेशन रह गई हैं ताकि वो हम भी कंप्लीट कर लें, फिर आगे थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। जी बेटे, आज हम देखते हैं फर्स्ट डेफिनेशन, सेंट्रल एंगल क्या होता है। ये चैप्टर नंबर 12 में भी बेटा आपको मिलेगी और इस चैप्टर नंबर 9 में भी है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसमें 2 चीज़ों का बेटा ख्याल रखना आपने। नंबर 1, आप इसके देखिए नाम पे गौर करें ज़रा, सेंट्रल एंगल, यानी एंगल है कहाँ पर बना हुआ है, सेंटर पर। तो इसमें जब आपने सेंट्रल एंगल है तो 2 चीज़ें आपने बतानी है। नंबर 1, एंगल बनाएगा कौन, और नंबर 2, एंगल बनेगा कहाँ पर। तो ये 2 चीज़ें आपकी डेफिनेशन में बेटा होनी चाहिए। तो ये बात ध्यान में रखें, आर्क हमेशा बनाएगी और कहाँ पर बनाएगी, सर्कल के सेंटर पर बनाएगी। तो दैट्स वाई ये सेंट्रल एंगल कहलाता है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। सबटेंडेड मीन आप जो बनाना उसको मेड बाय भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो सबटेंड होता है बेसिकली जब आप किसी आर्क के दोनों एंड्स को सर्कल के सेंटर के साथ जब आप ज्वाइन करते हैं तो इस तरह से जो एंगल बनता है इसे कहते हैं एंगल सबटेंड और एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। ये ए बी हमारे पास आर्क है और ये ए बी क्या है, आर्क है। इसके दोनों एंड्स को सर्कल के सेंटर पे ज्वाइन कर देते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारे पास ए ओ बी एंगल बना है, इससे हम कहते हैं ये सेंट्रल एंगल है। ये ए बी आर्क ने बनाया है, कहाँ पर बनाया है, सेंटर पर। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। इसमें मजीद बेटा आप ये बता सकते हैं, जो सेंट्रल एंगल है उसका वर्टेक्स कहाँ पर होगा, सर्कल के सेंटर पर होगा। वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर एंगल बनता है। तो ज़ाहिर है ये सेंट्रल एंगल है तो सेंटर पर एंगल बनता है, तो इसलिए सेंट्रल एंगल का वर्टेक्स कहाँ पर होगा, सर्कल के सेंटर पर होगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रल एंगल का वर्टेक्स सर्कल के सेंटर पर होता है। अब इसकी जो आर्म है, आर्म इसके यानी बाजू इसके ओ ए आर के एंड ए को मिलता है और ओ बी दूसरे एंड बी को जाके बेटा मिलता है। यानी सेंट्रल एंगल का वर्टेक्स तो सेंटर पर होता है लेकिन इसकी जो दोनों आर्म्स हैं वो आर के एंड पॉइंट को जाके मीट करती हैं। तो इस तरह से फिगर आपने साथ बेटा बना लेनी है और बताना है कि फिगर में जो एंगल ए ओ बी है वो सेंट्रल एंगल है। अब इसको रीड कर लीजिए, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क
एट द सेंटर ऑफ सर्कल, आर्क ने बनाया है, सेंटर पर बना है, इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। वर्टेक्स ऑफ द सेंट्रल एंगल इज ऑन द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर पर होगा, वर्टेक्स ये पॉइंट है, एंड इट्स आर्म्स, और इसके जो आर्म्स हैं, मीट एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क, ये आर्म है इसके, ओ ए आर्म है और दूसरी आर्म ओ बी है, और ये इस आर्क ए बी के दोनों एंड पॉइंट को जाके मीट करते हैं। इन द फिगर ए ओ बी इज सेंट्रल एंगल। आई होप आपको बेटा सेंट्रल एंगल की समझ आ चुकी होगी। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास क्या है। जी बेटे नेक्स्ट डेफिनेशन है जी कोलिनियर पॉइंट्स। 9th में बेटा आपने पढ़ा कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, और ये थ्योरम नंबर 1 जो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं, इसमें भी इस कंसेप्ट को बेटे बताया गया है। इसलिए वैसे चैप्टर में डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है, बोर्ड के पेपर में ये पूछी जा सकती है आपसे, और कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में, क्योंकि थ्योरम के अंदर ये टर्म बेटा यूज हुई हैं। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स जो एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हों उन्हें हम कहते हैं कोलिनियर, और अगर 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाए ना करते हों उसे हम कहते हैं नॉन कोलिनियर। सेम लाइन वाले कोलिनियर होते हैं, और जो सेम लाइन पे ना आ रहे हों उन्हें बेटे नॉन कोलिनियर बोलते हैं। कोई मुश्किल टर्म नहीं है। 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स that lie on the same line are called collinear points। अब नॉन कोलिनियर कौन से होंगे? 3 or more than 3 points which do not lie on the same line are called non-collinear point, which do not lie on the same line are called non-collinear points। अब इन फिगर को गौर से देखिए, ये जो हमारे पास है, ये जो पॉइंट बेटा P है और पॉइंट Q है और पॉइंट R है, तो ये P Q R सेम लाइन के ऊपर बेटा आ रहे हैं, तो दैट्स वाई ये क्या कहलाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स इन फिगर। और जो फिगर में नीचे आप देखें, अगर आप A को B से इस तरह से मिलाते हैं तो A B लाइन के ऊपर आएंगे और C लाइन के ऊपर नहीं आएगा, तो इस तरह से A B C तीनों नॉन कोलिनियर होंगे। अगर आप B और C को से लाइन पास करेंगे तो B और C लाइन पे आएंगे लेकिन A नहीं आएगा। इस तरह से फिर A B C तीनों एक लाइन के ऊपर नहीं आ रहे तो ये नॉन कोलिनियर हुए। इस तरह से आप A और C को अगर आप मिलाओगे तो A और C लाइन के ऊपर आ जाएंगे लेकिन अब B नहीं आएगा। तो इस तरह से A B C एट द सेम टाइम एक ही लाइन के ऊपर लाई नहीं करते, दैट्स वाई ये क्या कहलाएंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो इन फिगर P Q and R are collinear, whereas point A, B and C are non-collinear points। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको इसकी समझ आ चुकी होगी और ये कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं था। जी बेटा नेक्स्ट है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। ये रिव्यू एक्सरसाइज में बेटा क्वेश्चन दिया हुआ है और उसका आंसर इधर ही आपको डिस्कस हम बेटा कर रहे हैं तमाम डेफिनेशंस। तो ये लास्ट में फिर हम यही कहेंगे कि हमने इसको पहले डिस्कस कर लिया हुआ है। इंटीरियर मीन इनसाइड, एक्सटीरियर मीन आउटसाइड, और सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इंटीरियर इनसाइड द सर्कल वो पॉइंट्स बेटा होते हैं जिनका सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस हमेशा रेडियस से लेस होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सर्कल का सेंटर है और ये एक पॉइंट है P। अब ये जो OP डिस्टेंस है, ये OP डिस्टेंस है, ये लेस देन है रेडियस। अब P क्या है? कोई भी पॉइंट है और इसका डिस्टेंस सर्कल के रेडियस से लेस है। तो इस तरह से वो तमाम पॉइंट्स को मिला लें, तमाम पॉइंट्स का सेट बना लें जिनका सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से लेस है, वो हमेशा कहाँ पर लाई करेंगे? सर्कल के इनसाइड बेटा लाई करेंगे, इंटीरियर में लाई करेंगे। तो इंटीरियर इनसाइड द सर्कल होता है और इंटीरियर में जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर रेडियस से हमेशा बेटा लेस होता है। तो यही हमने बताना डेफिनेशन में। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग हैविंग देयर डिस्टेंसेस, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग देयर डिस्टेंसेस from the center of circle
लेस देन इट्स रेडियस, और जो लेस देन इट्स रेडियस होगा लाई इन द इंटीरियर मीन इनसाइड ऑफ द सर्कल, वो इंटीरियर ऑफ द सर्कल या इनसाइड द सर्कल लाई करेंगे, और जो वो इनसाइड लाई कर रहे होंगे और वो जो पॉइंट्स का सेट होगा वो सारे क्या कहलाएंगे, इंटीरियर ऑफ सर्कल ही कहलाएगा। इसी तरह से एक्सटीरियर क्या है, फर्ज करें हमारे पास एक सर्कल है और जिसका सेंटर O है और एक पॉइंट है और ये P, अब आप O को P से मिलाएं और ये P आप देख रहे हैं कि ये जो OP डिस्टेंस है इट इज़ अ ग्रेटर देन R, मीन रेडियस से ग्रेटर है। अब वो तमाम पॉइंट्स जिनका सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से ग्रेटर होगा वो बेटा हमेशा सर्कल के आउटसाइड लाई करेंगे। तो दैट्स वाई हम ये कहते हैं एक्सटीरियर फिर क्या होगा, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स having their distances from the center of circle greater than its radius lie in the exterior mean outside of the circle, वो सर्कल के आउटसाइड लाई करेंगे। तो ऐसे तमाम पॉइंट्स का सेट जिनका सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से ग्रेटर होगा वो सारे के सारे बेटा सर्कल के आउटसाइड होंगे, इन द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल होंगे, तो इसे हम एक्सटीरियर ऑफ सर्कल कह देंगे। ठीक है बेटा, तो इंटीरियर इनसाइड और एक्सटीरियर आउटसाइड। तो आई होप आपको बेटा इन डेफिनेशन की समझ आ चुकी होगी। तो अब इसमें जो जितनी डेफिनेशन थी बेटा हमने कवर कर ली हैं, अब हम बढ़ते हैं थ्योरम की तरफ। जी बेटे, अब हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम। चैप्टर नंबर 9 में बेटा फर्स्ट थ्योरम है स्टेटमेंट ऑफ है थ्योरम, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो सबसे पहले बेटा आपने स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम लिख लेनी है और इसमें आपने ये देखना है कि वन एंड ओनली वन सर्कल, यानी हमारे पास क्या है, वन एंड ओनली वन सर्कल, उसको क्या करना है, कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये चीज़ है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं और उनमें से सिर्फ एक ही सर्कल पास कर सकता है, ये बेटा हमने प्रूव करना है। जब हमें क्वेश्चन आता है तो प्रूव डैट और आगे ये स्टेटमेंट बेटा लिखी होती है, बाकी सारी चीज़ें हमने खुद बनानी है। तो सबसे पहले हमने बेटा जी ये करना है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आपने ले लेने हैं। तो आप प्लेन में हम ले लेते हैं और एक है हमारे पास पॉइंट, आप इसे A कह लें, और सेकंड पॉइंट है और हम इसे B कह लेते हैं, और ये हमारे पास पॉइंट बेटा C आ जाएगा। तो ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हमने डेफिनेशन में पढ़े थे कि जो एक ही लाइन पे लाई नहीं करते। अगर A B से लाइन पास करेगी तो C लाइन पे नहीं आएगा, और अगर B C को मिलाएंगे तो फिर A लाइन पे नहीं आएगा, A C को जो बेटा मिलाएंगे तो B लाइन पे नहीं आएगा। तो इस तरह से A B C ये एक ही लाइन के ऊपर नहीं आ रहे, तो दैट्स वाई A B C क्या है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। अब आपने बेटा सबसे पहले लिखना है गिवन। तो गिवन बहुत सिंपल है बेटा, आपने ये करना है, चाहे तो नोट करते जाएं या आप बुक खोल लें अपने पास रखें, सामने देखते जाएं किस तरह से बेटे मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब आइए देखें, सबसे पहले आपने लिखना है गिवन। गिवन में क्या है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो आपने बेटा यही लिखना है कि हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं और उनके नाम आप देखें फिगर में क्या है, A B एंड C। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स A B एंड C, या यूं कह सकते हैं A B एंड C आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, जिस तरह से बुक में लिखा हुआ है। तो अब इसके गिवन में बेटा जी लिखेंगे A B एंड C are 3 non-collinear points, 3 non-collinear points, और ये बेटा हमारे पास आ जाएगा गिवन है। गिवन में क्या है, 3 non-collinear points है। अब 3 non-collinear points आपने ले लिए और वही आपने बेटा यहाँ पे लिख दिया। ठीक है जी, अब आते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग जो गिवन के बाद क्या होता है बेटे, टू प्रूफ। तो सेकंड है हमारे पास जो हेडिंग होगी, आप लगाएंगे टू प्रूफ, और टू प्रूफ वो रिजल्ट होता है जो बेटा हमने प्रूव करके दिखाना होता है।
और वो जो दिखाना है वो क्या है, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से ओनली वन सर्कल पास कर रहा है, ये बेटा हमने दिखाना है। अब इसमें अगर आप देखें, बुक में भी आप देख सकते हैं, उन्होंने थ्योरम की स्टेटमेंट को ही बेटे रीराइट किया हुआ है। तो इसी को आपने स्टेटमेंट को नीचे आपने लिख लेना है। तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा वन एंड ओनली वन सर्कल can pass through 3 non-collinear points। और वो 3 non-collinear points कौन से हैं? ये 3 non-collinear points लिखने के बाद आगे आपने बेटा इन पॉइंट्स के नाम लिख देने हैं, वो कौन से ए बी सी है। तो आप लिख देंगे वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी। तो इस तरह से आपने उन पॉइंट्स के नाम भी लिख देने हैं, स्टेटमेंट को रीराइट करना है उसी को, और जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बाद फिगर के मुताबिक आपने वो तीनों पॉइंट्स बेटा लिख देने हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद हमारे पास आ जाती है कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग होगी कंस्ट्रक्शन। और बेटा आपको पता है 9th क्लास में भी आपने थ्योरम बेटा किए हुए हैं। कंस्ट्रक्शन क्या होती है? कंस्ट्रक्शन वो फिगर में एडिशन होती है। तो जो फिगर हम बनाते हैं सबसे पहले इन द लाइट ऑफ स्टेटमेंट बनाते हैं। अब उसके अंदर अगर कोई एडिशन रिक्वायर्ड हो तो वो हम कंस्ट्रक्शन में बेटा लिखते हैं। यानी फिगर के अंदर जो हमें एडिशन करना पड़ती है, जो कि कंपलसरी होती है थ्योरम को प्रूव करने के लिए, उसे हम कहते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन इज़ वेरी सिंपल, ये मुश्किल नहीं होती। इसमें कुछ स्टेप बेटा आपको याद करने होते हैं, कुछ लॉजिकली नज़र भी आ रहे होते हैं। तो इसमें आपने ये करना है कि सबसे पहले पॉइंट ए को आपने ज्वाइन कर देना है बी के साथ, और फिर बेटा जी बी को आपने ज्वाइन कर देना है सी के साथ। तो ऐसे ही हम करेंगे, स्केल ले लेना आपने, और पॉइंट ए को ज्वाइन करेंगे बी के साथ। पॉइंट ए को बी के साथ ज्वाइन कर दिया, और उसके बाद बेटा जी बी को सी के साथ ज्वाइन कर दिया। तो बी को इस तरह से हमने सी के साथ ज्वाइन कर देना है। ठीक है जी बेटा। तो इस तरह से ये जो ज्वाइन किया हमने, यही हमने लिखना है यहाँ पे। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? ज्वाइन ए with B and B with point C। तो A को हमने ज्वाइन करना है B के साथ, और B को बेटा आगे ज्वाइन कर देना है C के साथ। तो इस तरह से ज्वाइन A with B एंड B with C, जो ज्वाइन किया वही हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है बेटा। अब आइए देखते हैं फर्दर हमारे पास ये होगा कि हमने बेटा अब ए बी और बी सी के राइट बाइसेक्टर ड्रा करने हैं या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेटा ड्रा करने हैं आपने। ठीक है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने का बेटा तरीका ये होता है कि आप इसकी ए बी की लेंथ आप ले लें कि ये कितनी बेटा लेंथ है, और उसके तकरीबन ये मेरे पास 12 सेंटीमीटर आ रहा है। आपके पास ज़्यादा कम होगी, फिगर छोटी होगी, तो आपने इसके मिड में करके बेटा जी आपने ये करना है कि मिड में आपने इसका पॉइंट, मिड पॉइंट ले लेना। ठीक है। और जो मिड पॉइंट आपने लिया, दूसरे वाले का भी आप मिड पॉइंट ले लें, एक साथ ही फिर बेटा ज्वाइन करते हैं। और ये मेरे पास आ रहा है 18 सेंटीमीटर। तो 18 का अब 9 होता है, तो ये तकरीबन 9 के पास मैं ये पॉइंट लगा लूँगा। ये मिड पॉइंट आप ले लेंगे। ठीक है। अब हमने ये करना होता है बेटा कि इस मिड पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करना है। इस मिड पॉइंट के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, और आपको पता है परपेंडिकुलर कितने डिग्री का बेटे एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो इस तरह से आपने ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया,
और ये परपेंडिकुलर आपने दूसरे जो BC लाइन सेगमेंट है इसके ऊपर भी बेटा ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे 90 का एंगल बनना चाहिए। तो इस तरह से हमने इधर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। तो दोनों के ऊपर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब मिड पॉइंट बाइसेक्टर बनाने के लिए था और परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री का एंगल आप शो कर देंगे राइट बनाने के लिए। तो राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेटा हमने बनाना है। इसी तरह से यहाँ पर भी आप ये बॉक्स बुक में नहीं लगा हुआ, लेकिन आपने ये बेटा शो कर देना इस तरह से, तो ज़्यादा बेटर है। अब ये हमारे पास एरो आप पुट कर लें यहाँ पे, और जिस पॉइंट के ऊपर ये मीट करते हैं दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और एक का नाम हमारे पास बेटा जो है आप देख सकते हैं कि ये F और D है, और दूसरे का नाम हमारे पास KH है। तो KH इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रा किया, और ये जिस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उसका नाम हम रख लेते हैं, ये कॉमन पॉइंट, इसका नाम हम O रख लेते हैं। ठीक है बेटा, जिस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को मीट किया। अब इस तरह से हमने DF परपेंडिकुलर ड्रा किया है AB के ऊपर, और HK परपेंडिकुलर बेटा ड्रा किया है BC के ऊपर, और ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करती हैं, एक दूसरे को पॉइंट O पर मीट बेटा करती हैं, एक दूसरे को पॉइंट O पर कट करते हैं। तो HK या KH या FD या DF ये नॉन पैरेलल है, इसलिए पॉइंट O पर एक दूसरे को कट करेंगे। अब हम इस जो प्रोसेस किया है इसको अब आइए लिख लेते हैं, अब फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब आपने लिखना है ड्रा DF, ये बेटा आ जाएगा हमारे पास DF। आपने इधर बुक में एरो लगे हुए हैं, रे बनी हुई है, लेकिन आपने यहाँ पर DF लाइन सेगमेंट का सिंबल ही लगाना है। ठीक है, ड्रा DF, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, इसको ड्रा करेंगे टू AB। ये जो लाइन सेगमेंट AB है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, एंड HK परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू BC का ड्रॉ कर देंगे। ठीक है बेटा, अब यानी ड्रॉ किया DF, ये DF है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है या राइट बाइसेक्टर है, किसका है, AB का, और HK राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया किसका, BC का, तो HK राइट बाइसेक्टर टू BC। तो इस तरह से जो हमने बेटा ड्रा किए थे वो हमने लिख लिए। अब मज़ीद हमने ये बेटा बताना है कि ये जो DF है और HK है ये नॉन पैरेलल है। तो नॉन पैरेलल है इसीलिए आप देख सकते हैं उन्होंने एक दूसरे को पॉइंट O पर कट किया है। अब आप इसमें लिखेंगे सो DF एंड HK are not parallel, and they intersect each other at O। एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट बेटा करते हैं। ठीक है जी, जब यहाँ तक आपने लिख लिया कि एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं, अब उसके बाद आपने एक काम और करना है कि ये जो पॉइंट A, B एंड C है इनको आपने ज्वाइन कर देना है पॉइंट O के साथ। ठीक है बेटा, अब आपने
ये करना है कि पॉइंट ए को ये डॉटेड लाइन से हम बेटे ज्वाइन कर रहे हैं। डॉटेड लाइन से आपने ये ज्वाइन कर देना है पॉइंट ओ के साथ, और फिर पॉइंट बी को बी ज्वाइन कर देना है लाइक दिस। इसको बेटा ज्वाइन कर देना आपने। उसके बाद पॉइंट सी को भी आपने ओ के साथ ज्वाइन कर देना है लाइक दिस। ये बेटा इस तरह से पॉइंट ए बी एंड सी को ओ से हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। और यही बात हमने बेटे यहाँ पे लिखनी भी है। तो क्या किया जी, आल्सो ज्वाइन ए बी एंड सी विद पॉइंट ओ या विद कॉमन पॉइंट ओ। तो कॉमन पॉइंट ओ के साथ बेटा आपने इनको ज्वाइन कर देना है। तो इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन बेटा कंप्लीट होती है। सबसे पहले गिवन आपने लिखना है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लेने हैं, फिर टू प्रूफ उसी स्टेटमेंट को रीराइट करना है, और लास्ट में 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के नाम लिख देने हैं। कंस्ट्रक्शन में बेसिकली ए को बी से ज्वाइन किया, बी को सी से ज्वाइन किया, वो लिख दिया हमने। फिर इसके राइट बाइसेक्टर बेटा हमने ड्रा किए हैं। अब राइट बाइसेक्टर के लिए आप इस बात को समझ लें कि जो राइट बाइसेक्टर होता है इसकी एक्चुअल शेप क्या होती है। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही होती है। इसको बेटा हम यूँ ड्रा करते हैं, 9th में आपने पढ़ा होगा, मुनासिब सी कंपस खोल के, हाफ से ज़्यादा कंपस खोल के ऊपर नीचे आर्क लगाते हैं, फिर सेम रेडियस की आर्क बेटा बी पॉइंट पर रख के क्रॉस कर देते हैं, इन क्रॉस को ज्वाइन करते हैं इस तरह से। तो ये इसकी राइट बाइसेक्टर की एक्चुअल शेप बेटा ये होती है। ठीक है, अब आप ज़रा गौर कीजिएगा कि यहाँ पर ये शेप नहीं नज़र आ रही, इससे डिफरेंट नज़र आ रही है। अगर इस तरह के भी आप बना लेंगे तो गलत है, नहीं होगा। अब देखिए इस राइट बाइसेक्टर की 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक तो बेटा ये मिड पॉइंट से पास करता है, दूसरा 90 का एंगल बनाता है। अगर हम यहाँ से देखें एरो को निकाल दें तो यहाँ तक अगर आप रेस कर देते हैं, ना तो मिड पॉइंट चेंज हुआ है ना ही एंगल चेंज हुआ है। इसलिए ये पहले भी राइट बाइसेक्टर था, ये अब भी राइट बाइसेक्टर ही है। ठीक है बेटा, तो इसलिए अब ये जो शेप आपको ये शेप नज़र आ रही है, ये आर्क नहीं बनाई हुई, तो ये इस तरह से ये शेप आपको ये थ्योरम के अंदर बेटा नज़र आ रही है, डी एफ की और एच के की। अब उसके बाद जब हम इसको लिखते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है, अब डी एफ ही ले लें, तो वैसे अगर आप देखें तो ये डी एफ रे है हमारे पास, लेकिन अगर हम ये डी से लेकर एफ तक डिस्टेंस अगर हम लिखना चाहें तो इसे यूं भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब है कि डी एफ रे के ऊपर डी से लेकर एफ तक का डिस्टेंस, तो इसे यूं भी लिखा जा सकता है। हाँ जी, बात समझ आ रही है कि नहीं? लेकिन पढ़ेंगे हम लाइन सेगमेंट डी एफ, इसे डी एफ रे पढ़ेंगे। अगर एरो साथ लगाएंगे तो रे पढ़ेंगे, और अगर लाइन सेगमेंट ऊपर लगाएंगे तो लाइन सेगमेंट डी एफ पढ़ेंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं? लेकिन इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये सेगमेंट की सेंस में हम इसको लिख रहे हैं। ठीक है, तो यही वजह है कि यहाँ पर हमने एरो नहीं लगाया, लाइन सेगमेंट के सिंबल बेटे पुट किए हैं। ठीक है, आई होप आपको कंस्ट्रक्शन तक समझ बेटे आ चुकी होगी। जी बेटे, नेक्स्ट हमारे पास है प्रूफ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डेमोन्स्ट्रेटिव थ्योरम इज प्रूफ। इसमें स्टेटमेंट्स बेटा लिखनी है आपने, और अगले कॉलम में आपने रीजंस लिख लेने। आमतौर पर बच्चे स्टेटमेंट लिखते हैं, ये स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम से और चीज़ बेटा होती है डिफरेंट। ठीक है, और ये रीज़न नहीं होती, रीजंस आपने लिखनी है। ठीक है, हाँ जी। अब हमने 9th में बेटे ये कंसेप्ट पढ़ा था कि हमारे पास राइट बाइसेक्टर जो होता है किसी लाइन सेगमेंट का, से ए बी एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है और ये इसका राइट बाइसेक्टर है। एनी पॉइंट P ऑन द राइट बाइसेक्टर इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। ये आपको बेटा रिकॉल करवा रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और पॉइंट P का एंड A से और पॉइंट P का एंड B से डिस्टेंस क्या होता है बेटे, इक्वल होता है। कब इक्वल होता है? जब ये हमारे पास राइट बाइसेक्टर होगा। तो राइट बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट जो होता है उसका बोथ एंड से डिस्टेंस जो होता है बेटा इक्वल होता है। ठीक है, तो यही कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ होगा। अब आइए सबसे पहले आप देखते हैं कि ये ए बी का जो बेटा राइट बाइसेक्टर है वो डी एफ है।
तो डी एफ के ऊपर पॉइंट ओ लाई करता है। तो जो पॉइंट ओ ए बी के राइट बाई सेक्टर पर लाई करता है, तो पॉइंट ओ का ए से डिस्टेंस और पॉइंट ओ का बेटे बी से डिस्टेंस, यानी इस लाइन सेगमेंट ए बी के दोनों एंड से डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये 9th में हमने थ्योरम भी पढ़ा था। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाई सेक्टर इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे लिखेंगे every point on DF is equidistant from A and B। एवरी पॉइंट, कोई भी पॉइंट होगा वो एंड ए एंड बी से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, जो भी डी एफ के ऊपर बेटा होगा, क्योंकि डी एफ राइट बाई सेक्टर है। अब इन पर्टिकुलर हम किस पॉइंट की बात करना चाह रहे हैं, इन पर्टिकुलर हम बात करेंगे ओ ए की। तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा मेजरमेंट ओ ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ बी। तो ये बेटा जी हमारे पास आ जाएगा, रिजल्ट नंबर आ जाएगा 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये रिजल्ट नंबर 1। अब इसकी रीज़न क्या लिखेंगे, और रीज़न बेटा हमने ये लिखनी है कि जो डी एफ है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, यानी आप ये कह सकते हैं कि जो डी एफ है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, टू ए बी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी। आप देखिए रही जो कंस्ट्रक्शन बेटा हमने बनाई थी, डी एफ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी, ये वाला पार्ट आपने यहाँ से कंस्ट्रक्शन से उठा के यहाँ भी लिख देना है। डी एफ इज राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हर पॉइंट दोनों एंड से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। और मज़ीद आप इसमें ये बता सकते हैं कि ये बात कहाँ पे लिखी हुई है, कंस्ट्रक्शन में। तो इसलिए आप इसके साथ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये पहले वाली इसकी रीज़न है तो ये दूसरे वाली इसकी है। असल में ब्रैकेट में जब आप लिख रहे हैं तो ये इसी को आप आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी ये कंस्ट्रक्शन में ऐसे लिखा हुआ है। कंस्ट्रक्शन में डी एफ ए बी का राइट बाइसेक्टर है, तो राइट बाइसेक्टर का जो हर पॉइंट होता है वो दोनों एंड से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। इसलिए बेटा ये हमने लिखा कि एवरी पॉइंट ऑन डी एफ इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। तो पॉइंट जो ओ है, हम किस पॉइंट की बात करना चाहेंगे ख़ास तौर पर, इन पर्टिकुलर पॉइंट ओ की। पॉइंट ओ का ए से डिस्टेंस और पॉइंट ओ का बी से डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो दैट्स वाई मेजरमेंट ओ ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ बी बेटा हम लिख लेंगे, ठीक है। अब इस लाइन की बेटा आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। अब सेम यही कंसेप्ट रिपीट होगा बी सी और एच के लिए, ठीक है। अब आपने क्या लिखना है, एवरी पॉइंट हम लिखेंगे एवरी पॉइंट ऑन एच के इज इक्विडिस्टेंट है कहाँ से, फ्रॉम बी एंड सी, क्योंकि इसके दोनों एंड बी और सी हैं। तो फ्रॉम आ जाएगा बी एंड सी। इन पर्टिकुलर किसकी बात करेंगे, इन पर्टिकुलर हम बात करेंगे पॉइंट ओ की। पॉइंट ओ का बी से डिस्टेंस और पॉइंट ओ का सी से डिस्टेंस इक्वल होगा, यानी मेजरमेंट ओ बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ सी होगा। और ये बेटा जी हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब इसकी रीज़न क्या लिखेंगे, इसकी रीज़न जिस तरह से डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी का लिखा था, और यहाँ पर अगर आप देखें कि ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास, इसी को बेटे आपने यहाँ से उठाना है, एच के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू बी सी, इसको आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है बेटा। तो
इसकी रीज़न में आप लिख देंगे एच के इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू, यानी किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बी सी का। अब यहाँ पे आप बी सी लिख देंगे और मज़ीद इसमें आप लिख देंगे कि ये कंस्ट्रक्शन है और कंस्ट्रक्शन वर्क से हमने ये वाला पॉइंट लिया है, इसलिए आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख देंगे। ठीक है बेटा। अब उसके बाद अब देखें दोनों बेटा आप इक्वेशन को कंबाइन करके पढ़ें, तो इसका मतलब है ओ ए किसके इक्वल ओ बी के और ओ बी किसके इक्वल है ओ सी के। अब हम इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। तो कंबाइन जब करेंगे तो बुक में इसको बाद में लिखा हुआ है, लेकिन ज़्यादा बेहतर लॉजिकली कि इसे पहले कंबाइन करके लिखा जाए, फिर इसको बेटा आगे बताया जाए। ठीक है। तो अब आप इसको दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बेटा जी आ जाएगा मेजरमेंट ओ ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ सी, और ये हमारे पास बेटा आ जाएगा रिजल्ट नंबर 3 है। अब देखिए ये जो रिजल्ट है ये कैसे आया, यूजिंग रिजल्ट 1 एंड 2, रिजल्ट 1 एंड 2 को यूज़ किया तो ये बेटा रिजल्ट हमारे पास आ जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो रिजल्ट हमारे पास आता है इसको यूज़ करने से, तो उसके बाद आप देखिए इसका मतलब क्या बनता है, दोनों को कंबाइन करते हैं तो ओ इज इक्वल ओ बी इज इक्वल ओ सी, तो इसका मतलब है कि ओ ए ओ बी के इक्वल है और ओ बी आगे ओ सी के इक्वल है। अब देखिए ओ ए बताता है पॉइंट ए का ओ से डिस्टेंस, ओ बी बेटा बताता है पॉइंट बी का ओ से डिस्टेंस, ओ सी हमें बताता है पॉइंट सी का ओ से डिस्टेंस। अब ओ ए ओ बी एंड ओ सी इक्वल डिस्टेंस है। अब ये जब हम कहते हैं ओ ए ओ बी ओ सी, अब इसमें देखें ए बी सी तो चेंज हो रहे हैं, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, लेकिन ओ फिक्स रहता है। ओ ए ओ आ गया, ओ बी फिर ओ आ गया, ओ सी फिर ओ आ गया। अब इनमें तीनों में फिक्स्ड कौन सा है, ओ, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ओ फिक्स्ड पॉइंट है और ए बी सी डिफरेंट पॉइंट्स हैं। अब ये पॉइंट ए का, बी का और सी का एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, और वो पॉइंट्स जिनका एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होता है वो बेटे सर्कल के पॉइंट्स होते हैं। वो किसके पॉइंट होते हैं, सर्कल के पॉइंट्स होते हैं। तो पॉइंट ए बी एंड सी आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट ओ, और जो फिक्स्ड पॉइंट होता है वो सेंटर होता है सर्कल का, और जो पॉइंट ए बी सी है जो कि सेंटर से फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है वो क्या कहलाएंगे, सर्कल के बेटा पॉइंट्स कहलाएंगे। ठीक है। तो ये इसका मतलब बेटा बनता है कि ए बी सी का सर्कल के इसका जो फिक्स्ड पॉइंट ओ से है इससे डिस्टेंस जो है वो इक्वल है, और जो डिस्टेंस इक्वल है ए बी सी का तो ये सर्कल के पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है जी। और इसको अब हम लिखेंगे नाउ पॉइंट O is only point common to DF and HK। सिर्फ पॉइंट O ही ऐसा पॉइंट है जो DF और HK में कॉमन है, विच इज equidistant from A, B and C। और बेटा पॉइंट O ही ऐसा पॉइंट है जो D, F और H के में कॉमन है और ये A, B, C से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो O के अलावा कोई और पॉइंट नहीं है, क्योंकि टू स्ट्रेट लाइन जब बेटा एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो सिर्फ एक ही पॉइंट पर क्रॉस कर रही हैं। डी एफ और एच के ये बेटा स्ट्रेट लाइंस की तरह हैं। जब आप भी लाइन सेगमेंट ड्रा करें या रे ड्रा करें तो वो हमेशा मैक्सिमम एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं, इससे के अलावा किसी और पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। यानी कॉमन पॉइंट O ही है, O के अलावा कोई और कॉमन पॉइंट है
नहीं है। तो हाउएवर there is no such other point except O। O के अलावा इस तरह का कोई और पॉइंट नहीं है। इस तरह का मतलब कॉमन पॉइंट नहीं है। तो वो जो कॉमन पॉइंट है वही सेंटर है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक ही सेंटर है, एक ही सेंटर है तो एक ही सर्कल है। तो इसका मतलब बेटे ये हुआ हेंस ओनली वन सर्कल with center at O and radius OA will pass through A, B and C। क्योंकि एक ही सेंटर है तो एक ही सर्कल है जिसका सेंटर O है और उसका रेडियस OA लिख सकते हैं, OB भी लिख सकते हैं, OC भी बेटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो there is only one circle that with center at O and of radius OA, OB और OC will pass through the points A, B and C। तो इसका मतलब हुआ बेटा एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक ही कॉमन पॉइंट O है, एक ही सेंटर है, एक ही सेंटर है तो एक ही सर्कल है। तो अब पॉइंट A, B, C इक्वी डिस्टेंट होने की वजह से सर्कल के पॉइंट हैं और एक ही सेंटर होने की वजह से एक ही सर्कल पास कर रहा है। तो हम लिखेंगे अल्टीमेटली there is only one circle, there is only one circle which passes through three given non-collinear points। अब वो थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से थे? A, B एंड C। और यही बेटा हमने प्रूफ करना था कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो इस तरह से बहुत बेटा सिंपल है, इसमें ज़रा वर्डिंग लिखने वाली ज़्यादा है, मैथमेटिकल जो है ये पोर्शन बहुत कम है। बुक ने ये रिज़ल्ट इसके बाद में लिखा है, बाद में बेटा आप लिख सकते हैं, दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये रिज़ल्ट ही बनता है। अब इस रिज़ल्ट का मतलब ये नीचे लिखा है पॉइंट O इज़ द ओनली पॉइंट कॉमन टू DF एंड HK विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्राम A, B एंड C। वो इससे पता चलता है। ठीक है, इसको लिखेंगे तो फिर उसके बाद मतलब ये लिखेंगे, इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है। तो इसलिए आप इसको पहले लिख लें या बाद में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बारह लिखना ज़रूरी है। अब साथ आगे आपने बताना है कि O के अलावा यानी कोई और कॉमन पॉइंट नहीं है, O के अलावा कोई और कॉमन पॉइंट नहीं है तो कोई और सेंटर भी नहीं है। तो एक ही कॉमन पॉइंट है तो एक ही सेंटर है, एक ही सेंटर है तो एक ही सर्कल है। ठीक है बेटे, तो इस तरह से वन एंड ओनली वन या ओनली वन सर्कल, there is only one circle which is passes through the three non-collinear points A, B and C। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब कंपास लेकर पॉइंट O पे आपने बेटा रखनी है, रेडियस OA है, O A तक कंपास खोल लें, तो इस तरह B तक या C तक खोल लें, तो आपने इस तरह से सर्कल ड्रा कर देना है। तो आप देखेंगे ये सर्कल पॉइंट A, B और C तीनों पॉइंट से पास कर रहा होगा। ठीक है बेटा, अब बहरहाल मैंने इसको और तरह से ड्रा किया है और इसको सर्कल को आपने किस तरह से पास बेटा करवाना है।
ये आपके सामने अब मैं पास करके दिखा रहा हूँ कि ये हमारे पास आ जाएगा पॉइंट ए बी और सी से सर्कल पास इस तरह से सर्कल पास कर जाएगा और यहाँ तक लाने के बाद आगे आप डॉटेड कर देंगे। आप चाहें तो इस सर्कल को कंप्लीट कर दें, कंप्लीट करके भी आप बेटा इसको बना सकते हैं आगे, ठीक है। ये वो सर्कल है, आगे कंप्लीट बनाने की आगे ज़रूरत नहीं है, बस ठीक है। ए बी सी सर्कल पास कर रहा है, अगर आगे घुमा देंगे इधर तो ए बी सी नहीं है, वो ए बी सी तो इधर ही है, ठीक है। तो ए बी सी से एक सर्कल जो है वो पास कर गया है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपने इसको जो है वो बनाना है, इस तरह से आपने ड्रा कर देना है। तो इस तरह से वन एंड ओनली वन सर्कल है जो कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास कर रहा है। अच्छा बेटे, ये थ्योरम आपके सामने नोट कर लीजिए, बुक में आपके लिखा हुआ है, वहाँ से लर्न कर लीजिए, ठीक है। अच्छा बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है, अब मैं वो प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा कि फिगर बनाते हुए, जैसे अभी आपने देखा बेटा ये मैंने सेमी सर्कल बनाया हुआ है और इसे मैंने ड्रा कर दिया ताकि एक्यूरेसी रह जाए। अब आप इसको किस तरह से बेटे ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, ताकि अगर वैसे अगर आप हाथ से बना रहे होंगे तो राइट बाई सेक्टर ऐसे ही बच्चे स्केल से लगा लेते हैं, तो उसके बाद जो है वो मेजरमेंट के साथ नहीं बना रहे होते, तो जब वो सर्कल पास करते हैं तो उनका सर्कल पास नहीं करेगा, ज़ाहिर है वो इस तरह का नहीं बना हुआ आपको नज़र आएगा, ठीक है। अब मैं आपके सामने कि आपने किस तरह से ये डायग्राम को एक्यूरेसी ला सकते हैं आप बच्चों के लिए स्पेशली, ये बेटा मैं बता रहा हूँ, ज़रा गौर करना आपने, ठीक है। सिर्फ फिगर वाला पोर्शन अब मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। अब मैं ये करूँगा, अगर मैं स्टूडेंट हूँ, एग्ज़ाम में बैठा हुआ हूँ और मुझे ये थ्योरम आ गया, अब डायग्राम मैंने एक्यूरेट कैसे बनानी है, तो मैंने ये करना है कि कंपास से आर्क पहले से लगा लेनी है। यानी आप ये कर लें कि जैसे मुनासिब सी कंपास खोल के आप ये सर्कल जो है वो आप पहले से लगा लें, यानी इस तरह से। ये क्योंकि अभी तो हम समझ रहे थे, इसलिए समझने के दौरान बाद में ही बनाना था, तो बाद में ही बनाना ज़रूरी था। ये आपने कंपास खोल के इस तरह से ये सेमी सर्कल लगा लें या इस तरह से सर्कल लगा लिया, आगे आप इसे डॉट 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 कर लें, या ज़रूरी नहीं है डॉट डॉट करना, ठीक है। इस तरह से यानी आप पहले से ही ड्रा कर लें, इसको पहले से ड्रा कर लें। यानी अगर मैं इससे ड्रा करूँगा, ये समझिए कि मेरे पास कंपास है, कंपास नहीं है तो मैं इसकी यूज़ कर सकता हूँ, डी जैसे होता है, डी आप यूज़ कर सकते हैं, कंपास भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये आपने पहले से ही लगा लिया। अब आप क्या करें कि इसके ऊपर आप कोई से पॉइंट ले लें आप, ठीक है। आपने पॉइंट ले लिया ए, फिर पॉइंट यहाँ पे ले लें बी, और यहाँ पे पॉइंट ले लें आप सी, ठीक है बेटा। अब ए बी सी जब पॉइंट ले लिए, अब आप ए को ज्वाइन कर लें बी के साथ और बी को ज्वाइन कर दें आगे सी के साथ, ठीक है जी। जो ये तो ज्वाइन करना ही था, ज्वाइन कर लिए। अब उसके बाद आप इसके राइट बाई सेक्टर ड्रा कर लें। तो ये कोशिश करें इसको मेजर कर लें, इसका जो मिड पॉइंट होगा उसको आपने सिलेक्ट करना है और उसके ऊपर आपने इस तरह से राइट बाई सेक्टर ड्रा कर देना है। अब बी सी का मिड पॉइंट ले लें, मेजर कर लें, बेशक मेजर करके हाफ ले लें इसका मिड पॉइंट पे। अब इसका आप यहाँ पे राइट बाई सेक्टर ड्रा कर देंगे इस तरह से, ठीक है बेटा जी। अब इसका नाम क्या रखा था, डी और एफ रखा था हमने, और इसका नाम एच और के रखा था, ठीक है। और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया उसका नाम ओ रखा था। अब यहाँ पर क्योंकि राइट बाई सेक्टर है, आप 90 का एंगल शो कर दें, बुक में नहीं हुआ आप फिर भी यहाँ पे शो कर सकते हैं क्योंकि ये राइट बाई सेक्टर है। अब उसके बाद आपने ये करना है कि जो पॉइंट ओ है आप इसको ए के साथ ज्वाइन कर लें लाइक दिस, और आप ओ को ज्वाइन कर लें बी के साथ। जी बेटा, बी के साथ जब ज्वाइन कर लिया, अब आप इसको ज्वाइन कर दें सी के साथ, ये सी के साथ ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि इसके बाद जब आपने ड्रा कर लिया, आर्क पहले से लगा ली थी, अब आपको लास्ट में बाकी थ्योरम आप इसी तरह से लिखते जाएंगे सारा, ठीक है। तो सर्कल ड्रा करने का जिक्र आपने बीच में कहीं भी नहीं किया हुआ, ठीक है। तो आपने इस तरह से पहले से बना लेना है और बनाने के बाद आपने ये पॉइंट और आर्क लगा देनी है, ठीक है। अब आप देखें ये अब जब डायग्राम कंप्लीट हो चुकी,
या इससे पहले जो हमने कंप्लीट की थी उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। ये तो अब आपको पता है ना कि आपने ये सर्कल पहले लगाया हुआ है। अब एग्जामिनर को तो इस बात का नहीं पता होगा कि बच्चे ने सर्कल पहले लगाया था या बच्चे ने ABC पॉइंट पहले लिए थे। तो वो जब लिखा हुआ होगा वो तो ऐसा ही है। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो इस तरह से क्या होगा, जब आप पहले से आर्क लगा लेंगे तो ये क्या आ जाएगी, एक्यूरेसी आ जाएगी और आपकी फिगर 100% एक्यूरेट होगी। और ये जो सर्कल पॉइंट ABC तीनों पॉइंट से खुद ब खुद ही पास कर रहा होगा, क्योंकि पॉइंट आपने लिए ही सर्कल के बेटा ऊपर है। हाँ जी, बात समझ आ गई कि नहीं? इस तरह से आप एक्यूरेसी फिगर के अंदर ला सकते हैं। अब जब फिगर बन जाती है तो बाद में नहीं पता होता कि ये बच्चे ने पहले सर्कल बना लिया था या बाद में सर्कल बनाया था। ठीक है, तो ये आप एक्यूरेसी लाने के लिए सर्कल पहले बना लें, पॉइंट बाद में लेकर उसी तरह से बाकी जो प्रोसीजर है वो आप कंप्लीट कर दें और इस तरह से थ्योरम बेटा आप लिख लेंगे। तो इस तरह से आपके पास एक्यूरेसी आ जाएगी। जी बेटा, उम्मीद है आपको ये लास्ट पॉइंट जो एक्यूरेसी के लिए मैंने बताया है इसकी बेटा समझ आ चुकी होगी। तो आज हमने थ्योरम नंबर 1 को बेटा कंप्लीट कर लिया है और मैंने इसको कोशिश की है आपको एक्सप्लेन बेटा कर दिया है और कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है और मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।